हेलो एवरीवन, मैं ममताज गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 18 सितंबर 2016 को, और इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। उस सीटेट के प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, आप उस पर क्लिक करके सीटेट के जितने भी अभी तक मैंने पेपर कराए हैं उन सभी को देख सकते हैं। इसका भी फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा। और ये जितनी भी साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आपके सीटेट के एग्जाम में कुछ नहीं आता है। मैं हर क्वेश्चन में आपको प्रूफ दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन आपका कौन सी बुक से आया है और कौन से चैप्टर से आया है। ठीक है, तो आप भी एनसीईआरटी को डिटेल में कीजिए, अच्छे से पढ़िए। 6th, 7th और 8th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस आप अच्छे से कर लीजिए, तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा देखने को। देखो, मैंने पहले किसी चैप्टर को पढ़ाया, फिर उसके मैंने बाद में क्वेश्चन आंसर कराए आपके सीटेट के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो आप पहले थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करना, फिर उसके उसी चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर करना, तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखो, हमने 40 तक पिछले पार्ट में कंप्लीट किए थे। 41 से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एक नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है, चिकित्सा पर्यटक। चिकित्सा पर्यटक क्या होता है? जब कोई भी दूसरे देश के लोग हमारे देश में इलाज कराने के लिए आते हैं, उनको हम चिकित्सा पर्यटन बोलते हैं। उनके आने का कारण क्या है, मोटिव क्या है? उनके आने का कारण है कि वो हमारे यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं। जैसे कुछ देश ऐसे हैं जिनके यहाँ पर हमारे जितनी सुविधा नहीं है, ठीक है, जितनी सुविधा हमारे देश में उतनी सुविधा उनके देश में नहीं है, या इतने काबिल डॉक्टर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हमारे देश में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। अब आपको ध्यान होगा कि कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पर कि जो भारत के लोग हैं कहाँ जाते हैं, वो यूएसए में या यूरोप की किसी भी कंट्री में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, इंग्लैंड में और भी बहुत सारी कंट्री हैं उनमें इलाज कराने जाते हैं। तो उसी तरह से हमारे भारत में भी कई लोग इलाज कराने के लिए आते हैं जिनके पास भारत जितनी भी सुविधाएं नहीं है। अब देखिए, इसमें कौन शामिल हो सकते हैं? उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हमारे जो साउथ इंडिया है उसमें अपना इलाज कराते हैं, मुंबई में, गुजरात में, है ना। और हमारे नेपाल, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश है भूटान, यहाँ के जो लोग हैं हमारे यहाँ अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि यहाँ उनको सस्ता और अच्छा इलाज मिल जाता है। यहाँ तक कि आपका म्यांमार के भी लोग हमारे यहाँ इलाज कराते हैं, आपके श्रीलंका के भी लोग हमारे यहाँ इलाज कराते हैं। तो बहुत सारी कंट्रियां ऐसी हैं। देखो, यहाँ इन कंट्रीज के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने भी आते हैं, मेडिकल हुआ या टीचिंग लाइन हुई, कोई भी लाइन के लिए वहां के लोग हमारे यहाँ पढ़ने भी आते हैं। तो इस तरह से चीजें होती हैं। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वही चीज मैंने आपको बताई कि उनको अच्छी सुविधाएं हमारे देश में लगती हैं, तो वो इसलिए हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। बी देखते हैं हम, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। इसमें क्या बोला गया है, वो भारत के ही भीतर के हैं। देखो, अगर भारत के भीतर के हैं तो वो उसको या भारत के ही प्रवासी हैं, यानी कि भारत के ही मूल नागरिक हैं जो भारत में इलाज कराने आ रहे हैं, तो वो एक पर्यटन थोड़ी है, वो तो नॉर्मल सी बात है। भाई, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाएंगे। अब यूपी के कुछ लोग हैं जो दिल्ली में अपना इलाज कराते हैं, हरियाणा के भी लोग दिल्ली में इलाज कराते हैं क्योंकि दिल्ली राजधानी है और अच्छी सुविधाएं हैं वहां पर, तो उसको हम पर्यटन नहीं बोलेंगे। पर्यटन हम किसको बोलेंगे? जब विदेश से लोग हमारे देश में आएंगे। ठीक है, तो ये अपने ही देश में इलाज कराना, तो ये नॉर्मल चीज है, इसमें पर्यटन जैसा तो कुछ नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ए सही है और बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई, क्यों? जबकि वो उन्होंने कोई भी क्लास पास नहीं की थी, तब भी उनको लोग क्या बोलते थे? पंडिता। ठीक है, पंडिता रमाबाई ऐसे बोलते थे। अब देखिए, ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से आया है ना। शिक्षा और सुधार करके कोई चैप्टर है, उससे आया है ये क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। पहला, उन्होंने अपने माता पिता से पढ़ना लिखना सीखा। दूसरा है,
उनके मिशन ने विधवाओं और गरीब महिलाओं को न केवल पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, अपितु व्यवसाय कुशलताओं की सहायता से स्वावलंबी होने की भी शिक्षा दी। ऑप्शन नंबर थर्ड है, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो एक बहुत ही उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जन करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, और लास्ट है आपका, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया। देखो ऑप्शन ये सारे सही है। ठीक है, अगर आप बुक में थ्योरी इसकी पढ़ेंगे, रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं और ये सारे काम उन्होंने करे हैं। लेकिन पंडिता शब्द जो है उसका संबंध केवल और केवल आपके तीसरे ऑप्शन से ही है। ठीक है, कि उनको पंडिता क्यों कहा गया, इसलिए नहीं कि उनके माता पिता ने पढ़ना लिखना सिखाया, इसलिए नहीं कि वो कुशलता सिखाती थी महिलाओं को, जो विधवा होती थी उनको रोजगार देती थी, या फिर इसलिए नहीं कि उन्होंने खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया था महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, जबकि इसलिए कि उस जमाने में महिलाओं को पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं थी, और पढ़ने लिखने के लिए एक तरह से मनाई थी क्योंकि जो हमारे देश में जो मुगल आए थे उन्होंने माहौल इतनी बुरी तरह से खराब कर दिया था कि महिलाएं खुले में जाकर पढ़ नहीं सकती थी। ठीक है, स्कूल में नहीं पढ़ सकती थी, लड़कियों को बीच में से ही अगवा कर लिया जाता था, इसलिए माता पिता डर की वजह से लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, है ना। तो इसलिए लड़कियों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती थी, लेकिन इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। देखो ये जो 2018 का जो मैंने पिछला वाला पेपर कराया था आपको, सीटेट का प्रीवियस पेपर, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन एज इट इज था। ऑप्शन है आपका, देखो ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 से आया है क्वेश्चन। पहला है कैनिन, दूसरा है कॉर्नवालिस, तीसरा है डलहौजी, चौथा है हेस्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी फेमस है अपनी हड़प नीति के लिए, यानी कि उन्होंने जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से लोगों से उनके राज सिंहासन छीने थे, उनसे उनके भूभाग छीने थे, इसके लिए ये फेमस है लाल डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। औपनिवेशिक शिक्षा का मतलब है जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे उस समय जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर गांधी जी के विचारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, हमें वो देखना है। पहला है औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। तो ये वाला ऑप्शन सही है कि ऐसा हुआ था कि औपनिवेशिक जो शिक्षा है, औपनिवेशिक यानी कि आज भी देखो, आज भी इस चीज का प्रभाव देखा जाता है कि जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम से पढ़े लिखे हैं वो उनको लोग, जो समाज के लोग हैं उनको हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं कि इनको कुछ नहीं आता है, ये तो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, ये तो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। ये जो हीन भावना पैदा हुई है यहीं से अंग्रेजों के समय से स्टार्ट हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या बोला कि जो भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से खराब है, बेकार है। शिक्षा व्यवस्था कहाँ की अच्छी है? यूरोप की अच्छी है। आपको यूरोपीय भाषा में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश में पढ़ना चाहिए और इंग्लिश में सारी चीजें करनी चाहिए। तो जो भारतीय थे उनके अंदर क्या हो गया, हीन भावना पैदा हो गई। दूसरा है अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया। बिल्कुल सही है, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है आज की डेट में, जिसकी वजह से, अंग्रेजों की वजह से। उससे पहले मुगलों ने खराब करा था। ठीक है, तो संस्कृति कहाँ बच गई है हमारी। तीसरा है पश्चिमी शिक्षा। देखो पश्चिमी शिक्षा का मतलब भी अंग्रेजी ही है। ठीक है, क्योंकि जो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो हमारा देश कहाँ है, हमारा देश पूरब में है और पश्चिम में कौन आएगा, यूरोप आएगा। तो पश्चिमी शिक्षा का मतलब है जो उस समय यूरोप में शिक्षा चल रही थी। ठीक है, मैं जीवन के अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तक पर अधिक बल दिया गया। ये भी चीज सही है कि वहां पर जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या था कि रट्टाफिकेशन पे ज्यादा ध्यान दिया गया। आप अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चे देखेंगे ना तो वो बहुत माहिर होते हैं रटने में, हर चीज को रट लेते हैं।
जबकि जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको चीजें कम सिखाई जाती हैं प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग। मतलब प्राइवेट स्कूल से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उनको चीजें कम सिखाई जाती हैं, लेकिन जितनी सिखाई जाती हैं वो सॉलिड तरीके से सीख लेते हैं, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान देके सिखाई जाती हैं। आप देखो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उनके लिए ही तो कर रहे हो। ये सीटेट क्लियर आपको अपने लिए नहीं करना है, आपको उनको अच्छे से अच्छा शिक्षा देने के लिए करना है। जब आप इस काबिल हो जाएंगे सीटेट के बाद कि आपको समझ आ जाए कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, मेन चीज तो वही है ना। आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप उनको पढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा हो सके और ताकि बच्चे अच्छे से अच्छा शिक्षा ले सकें। फोर्थ है आपका, अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। तो इसका हमें देखना था गलत वाला, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वही वाला गलत है कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक पर अधिक ध्यान दिया जाता था। ठीक है, ये बिल्कुल बेबुनियादित इन्होंने दे दिया है ऑप्शन, तो यही वाला गलत है और यही वाला आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जो 45 वाला क्वेश्चन आया है आपका, ये आया है 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 5 से। ठीक है, और ये वाला भी आपका आया था 8th क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 8 से। ठीक है, उसमें ही दे रखा है कि जो महात्मा गांधी थे वो किस तरह की शिक्षा चाहते थे। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं हम। इन्होंने पूछा है जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उसने प्रशासन में कौन कौन से परिवर्तन किए थे। यानी कि 1857 से पहले जो शासन चल रहा था वो आपका चल रहा था कंपनी का शासन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। 1857 का जब विद्रोह हुआ, जब इंग्लैंड की महारानी के कानों में ये बात गई कि वहां पर इतने बड़े लेवल पर स्वतंत्रता संग्राम के लिए संग्राम हो रहा है या लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो रानी ने जो शासन सत्ता थी वो अपने हाथ में ले ली और वहां से उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड कर दिया कि आज से शासन सत्ता हम देखेंगे। ठीक है, ब्रिटिश की महारानी ने देखना शुरू कर दिया। उससे पहले कौन देख रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, यानी कि इंग्लैंड की एक कंपनी हमारे ऊपर शासन कर रही थी। और 1857 के बाद वो कंपनी शासन नहीं कर रही थी, कौन कर रही थी? खुद इंग्लैंड की सरकार। इंग्लैंड की सरकार किसके हाथों में थी? वहां की जो रानी थी उनके हाथों में थी। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ए है, ब्रिटिश संसद ने 1857 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में दे दिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ऐसा ही हुआ था। बी है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाएगा तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या कम की जाएगी। तो ये कथन गलत है। उन्होंने क्या किया था? उल्टा किया था। उन्होंने कहा था कि जो विद्रोह हुआ था 1857 का, ये किसने खड़ा किया था? ये मंगल पांडे जी ने शुरुआत की थी इसकी, और ये विद्रोह धीरे धीरे बहुत बड़ा रूप ले लिया इसने। और मेन जो विद्रोह शुरू हुआ था वो सिपाहियों ने किया था। तो इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि इस बार हम भारतीयों को सिपाही के तौर पर कम रखेंगे और यूरोप से सिपाही लेके आएंगे, ताकि विद्रोह के टाइम में, जैसे जब विद्रोह हुआ था तो सिपाहियों ने विद्रोह किया था। ठीक है, अब जब किसी देश की पुलिस ही लड़ने लगेगी तो बाकी का प्रशासन क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि इस बार जो सिपाहियों की संख्या होगी वो भारतीय कम होगी और यूरोपीय ज्यादा होगी। ठीक है, और भारतीयों में भी यूपी के, पंजाब के, यहाँ के लोग भर्ती नहीं होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विद्रोही थे वो यहीं के थे। ठीक है, मेरठ से ही तो मेन लड़ाई हुई थी। मेरठ कहाँ है? यूपी में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? यानी कि एक वयोवृद्ध, एक सीनियर सिटीजन जो चला रहे थे नमक सत्याग्रह, वो कौन थे? देखो, जो नमक सत्याग्रह था वो कहीं ना कहीं पूरे ही भारत में था, किसी एक स्पेशल स्टेट में नहीं था। ठीक है, लगभग लगभग पूरे भारत में था। तो जो दक्षिण भारत में चला रहे थे वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। और ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये आया है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 8 से।
मैंने जितने भी अब तक सीटेट के एग्जाम कराए हैं, प्रीवियस पेपर कराए हैं, मैंने उसमें नोटिस कराया है कि 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7th क्लास की ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि 6th क्लास में जो 4 और 5 चैप्टर है उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में। मतलब कुछ किताबें हैं उनसे ज्यादा क्वेश्चन लिए जाते हैं, और थोड़े बहुत क्वेश्चन हर बुक में से आते हैं। ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? गुलामगिरी एक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी? ज्योतिबा फूले ने। और ज्योतिबा फूले ने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए काफी काम किया था, लड़कियों की शिक्षा के ऊपर काफी काम किया था, और एक समाज सुधारक के रूप में हम इनको देख सकते हैं भारत में। पहला है, देखो पहले मैं बता देती हूँ कौन सी एनसीईआरटी से आया। 8th क्लास की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 7 है। अब देखते हैं, पहला है उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, ये बुक उनको समर्पित थी। या फिर दूसरा है उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे। या फिर ऑप्शन नंबर तीसरा है उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो तीसरा ही सही है कि उस समय अमेरिका में एक युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध, कि जो गुलाम व्यवस्था थी वहां पर, मतलब गुलामों को रखा जाता था और गुलामों से काम लिया जाता था। गुलाम मतलब बधुआ मजदूर। बधुआ मजदूर मतलब आप किसी को मजदूर को अपने घर लेके आए और आप उसको रोटी पानी देते रहे और उससे कहें कि आप दिन रात हमारी 24 घंटा की नौकर हो। यानी कि वो बंदा सुबह से और रात तक आपका सारा काम करेगा, घर का बाहर का जो भी आपको काम कराना है वो सब करो। उसके बदले में आप उसको रोटी पानी दे दीजिए, सोने के लिए घर का कोई सा कोना दे दीजिए, ठीक है, और थोड़े बहुत पैसे देने तो दे सकते हैं आप। मतलब इतनी बुरी हालत थी उस समय अमेरिका में गुलामों की। आज अमेरिका वकालत करता है धर्मनिरपेक्षता की, आज अमेरिका वकालत कर रहा है समानता की, स्वतंत्रता की, ठीक है। हमारे देश में भी नहीं थी इतनी बुरी हालत, इतनी बुरी हालत थी अमेरिका में, और वहां पर विद्रोह हुआ था, और उसके बारे में ही गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी है ज्योतिबा फूले जी ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, भारत में उच्च न्यायालय के संदर्भ में दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ए, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो होते हैं उनके बारे में, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं, ठीक है। और दूसरा है इसमें बी, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। अब आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है। देखो दोनों ही कथन गलत है। क्यों गलत है? कि उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, उच्च न्यायालय सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और ये किसी भी सरकार की ओर से काम नहीं करते हैं। हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारे जितने भी न्यायालय हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने फैसले लेने के लिए, वो किसी भी सरकार के दबाव में आकर फैसले नहीं लेते हैं, ठीक है। हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरह स्वतंत्र है, ये चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। और ये 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है और चैप्टर नंबर 4 से आया ये क्वेश्चन। हमारा जो न्यायालय है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने फैसले लेने के लिए। दूसरा इसमें कहा गया है कि जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री या उससे विचार विमर्श करके उनकी नियुक्ति होती है, तो मुख्यमंत्री का कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है। राज्यपाल का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। हाँ, नियुक्ति जरूर, शपथ जरूर दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा, जो उच्च न्यायालय के अन्य वो न्यायाधीश होते हैं, या फिर जो मेन न्यायाधीश होता है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है, उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के। और सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन सबको शपथ कौन दिलाता है? हमारे राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। लेकिन इंटरफेयर नहीं होता है बिल्कुल भी, इनका एक अलग कॉलम होता है, जो मतलब इनकी अलग एक कमेटी होती है, इनका अपना अलग ही सिस्टम है न्यायपालिका का, वो ही इन जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, चाहे एससी कोर्ट के हों या उच्च न्यायालय के हों। यानी कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनका एक अपना अलग सिस्टम होता है, उसके द्वारा ही उनकी नियुक्ति होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों ही गलत है, दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे? देखो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी से आया है और ओल्ड एनसीईआरटी में ये मैंने पढ़ा था, न्यू एनसीईआरटी में मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। एक चैप्टर था जिसमें बताया गया था कि भारत
कैसे व्यापार चल रहा था। तो 8th क्लास की एनसीईआरटी से आया है, हिस्ट्री से, ठीक है। तो उस समय एनसीईआरटी में चेंजेस भी नहीं हुए थे 2016 में, अब चेंजेस हो गए हैं, काफी सारे चैप्टर चेंज हो गए हैं और मैंने न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको कराई है एनसीईआरटी। तो अभी अगर आप हाल फिलहाल में देखें 2019 में, 2020 में या 2022 में, 2023 में कोई भी एक भी क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी में से नहीं आया है, ठीक है। ये पुराना मॉडल पेपर है, पुराने में आए थे क्योंकि तब ये वाली एनसीईआरटी थी। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में वो सब न्यू एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी के जो ज्यादा पार्ट हैं उनको मत पढ़ो, ठीक है। ज्यादा कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ो, छोटा और कम सिलेबस पढ़ो, ठीक है। जब आपको कम सिलेबस में से ही सब कुछ देखने को मिल रहा है तो आपको पूरी पूरी बुक पलटने की क्या जरूरत है। तो देखो कैलिको क्या था। कैलिको एक तरह का नियम था और एक तरह का कानून था जो किसके लिए बनाया गया था, जो सूती कपड़ा हमारे यहाँ से जाता है, निर्यात होता था, यानी कि जो पुर्तगाल के लोग या यूरोप के लोग भारत से जो सूती कपड़ा ले जाते थे उसके संबंध में एक नियम आया था, वो कैलिको नियम था। और बाद में इस मतलब इसको इस कपड़े से जोड़कर रख दिया गया इस शब्द को, ठीक है। तो इसका जो संबंध है वो सूती कपड़े से है जो भारत से निर्यात होता था, कहाँ के लिए, यूरोप के लिए। क्वेश्चन नंबर 50, एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक, देखो उच्च प्राथमिक कौन सा होता है, 1 to 5, ठीक है। पहली से और 5वीं तक की कक्षा किस में आती है, प्राथमिक में। उच्च प्राथमिक में कौन सा आएगा, उच्च प्राथमिक में आएगा 6 to 8। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के उच्च प्राथमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 आएगा। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विषयों का कुछ गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट में देख लेती हूँ क्या है। स्तर पर विषय का भार, भारत नहीं है सॉरी, भार बहुत है, ठीक है, भारत नहीं है भार है, भार बहुत है। निम्नलिखित में से कौन से अच्छे उपागम का सुझाव है जो इस समस्या का समाधान करें। पहला है प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर इन पर नोट्स लिखें। दूसरा है क्रियाकलाप छोड़ दें क्योंकि उनका परीक्षा नहीं होता। देखो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, अगर एक्टिविटीज बिल्कुल छोड़ देंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बस लट्टू तोता बन जाएंगे, बस जो किताब में लिखा है वो रटना है, वो तो गलत है। और नोट्स बनाना भी पूरी बस नोट्स ही बनाए रहे हैं तो वो भी गलत है। तीसरा है सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ाएं, तो ये भी कोई एक उपाय नहीं है बच्चों के ऊपर से भार को खत्म करने का, ठीक है। आप जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, अगर मैं आपको चाहूं तो मैं आपको 10 मिनट में सारा जो मैं आधा घंटे की वीडियो उसे मैं 10 मिनट में बना के आपको प्रोवाइड कर दूं, क्वेश्चन पढ़ूं और आंसर पढ़ दूं, तो आपको कुछ समझ में थोड़ी नहीं आएगा। ऐसे तो आप खुद भी पढ़ सकते हो बुक में से, फिर क्या फायदा हुआ मेरे पढ़ाने का। फोर्थ है आपका ऐसी विषय वस्तुएं विकसित करें जो विषय सीमा को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सकें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 4th वाला सही हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना प्लीज नहीं भूलना, आप लोग देख देख के चले जाते हो, प्लीज लाइक भी कर दिया करो, क्या जाता है आपका एक बटन दबाने में लाइक का। और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।